गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 12 अगस्त 2020 यानी कि 2020 की वर्कशीट्स को जो आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने दी हैं। आज हम क्लास 9th की वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में और आपकी पहली वर्कशीट मैथमेटिक्स की है। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। आपको लास्ट क्लास में जब मैंने वीडियो आपके लिए बनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व किया जाता है, उनका आंसर निकाला जाता है। आज वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो वो कहते हैं चिल्ड्रन नाउ लेट अस लर्न ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। वी नो दैट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मीन्स अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x and y which when substituted in given equation makes LHS and RHS equal। तो अगर आपको लास्ट क्लास याद है, लास्ट वीडियो याद है, और अगर नहीं याद तो आप वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके और पिछली वीडियोस को चेक कर सकते हैं। सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, उस वीडियो में चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आपको सॉल्यूशन निकालना सिखाया था। अभी आज देखिए, वो कहते हैं लेट अस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। तो ग्राफिकली मतलब 2x + 3y = 6 का ग्राफ बनेगा। ग्राफ कैसे बनता है बेटा? ग्राफ बनता है, हम सबसे पहले x की वैल्यू को 0 लेट करते हैं, और जब x की वैल्यू को 0 लेट करते हैं तो 0 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 3y = 6, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो x हो गया जी 0, y हो गया 2। ये आपकी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन। अब पहले हमने x को 0 लिया था, तो अब दूसरी बार हम y को 0 लेते हैं। y को 0 लिया तो ये जो 3 के साथ y था ये तो पूरा 0 हो गया। तो 2x किसके बराबर हो गया? 6 के। यहाँ से जो x था उसको अकेला छोड़ा तो ये हो जाएगा x = 6/2। तो x का आंसर आ गया 3। ऐसे ही अब उन्होंने x की वैल्यू एक रैंडम वैल्यू डाल दी -3। तो यहाँ -3 डाला, -3 डाला तो ये -6 आ गया। इस 6 को वहाँ ले गए तो ये प्लस का 6 हो गया। 3y = 12 और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 4। दिख नहीं रही है, y यहाँ से आया 4। आप सोचिए, सबसे पहले केस में 0-2 आंसर था। दूसरे केस को अगर आपने देखा तो दूसरे केस में आपका पहले आंसर था 0-2, फिर आया 3-0 और तीसरे में -3 -4। ये तीनों ही आंसर आपने खुद निकाले हैं। अभी आपने मेरे साथ देख के आपने खुद निकाले हैं कि आंसर कैसे आए। अब हम तीनों पॉइंट को ग्राफ में पुट करते हैं, और ग्राफ में पुट करना मेरे हिसाब से आप सबको आता है। अगर आपको ग्राफ में पुट करना बेटा वैल्यूज़ को नहीं आता तो आप कमेंट करो। कल मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि ग्राफ में वैल्यूज़ को कैसे पुट करते हैं, क्योंकि वो 2 मिनट का काम है। फॉर सॉल्यूशन x = 0, y = 2, टेक 0 ऑन x एक्सिस एंड। तो ये बेटा ग्राफ में वैल्यूज़ को पुट किया। बस एक ट्रिक मैं आपको बता दूं कि ग्राफ में जब आप वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आप देखोगे कि हम सीधी लाइन आ रही है। अगर सीधी लाइन नहीं आती तो आपने आंसर कहीं ना कहीं गलत किया है। नोट, इफ दीज 3 पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन इट शोज सम मिस्टेक इन द कैलकुलेशन ऑफ वन और मोर सॉल्यूशंस व्हिच नीड्स टू बी ट्रेस्ड एंड करेक्टेड। तो अगर आपने कहीं ना कहीं फिर गलती करी है, और जो गलती करी है उसका समाधान आपने करना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे। Line BAC is the graphical representation of given equation. All the points lying on this line represent the solution of this. तो वो कहता है कि आप ऐसे 2 पॉइंट लिखो जो इस लाइन में लाई करते हैं। तो बेटा अगर कोई मेरे से 2 पॉइंट बोलता है तो A B C तो लिखे हुए हैं, आप किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को लिख सकते हैं। मैं एक पॉइंट यहाँ लिख लो, ये वाला, ये जो पॉइंट है ये x की वैल्यू 1.5, y की वैल्यू 1, तो 1.5 और 1 भी हो सकता है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आप निकालना चाहो तो ये वाला पॉइंट निकाल लो। x की वैल्यू है -1.5 और y की वैल्यू है 3, ये भी आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं आगे। वो कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। अब इनका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ देखिए, 2x + y + 6 आपका पहला क्वेश्चन है। तो ग्राफ बनाया इसका, वही x को 0 लेट किया तो ये 0 हो गया, y की वैल्यू सीधे 6 आ गई। फिर हमने y को 0 लेट कर दिया तो ये पहली वैल्यू हो गई 0, 6, मैंने इसको a मान लिया। y को 0 लेट किया तो ये 0 हो गया, 2x = 6 हो गया, तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो b को मान लिया 3,2। फिर y को मैंने 2 लेट किया, एक रैंडम वैल्यू लेट करनी पड़ती है। तो 2x + 2 = 6। तो x = ये 2 जो यहाँ प्लस था वो वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 - 2, और जो x के साथ 2 मल्टीप्लाई होता नीचे गया डिवाइड।
6 माइनस 2 4/2, 4/2 कितना होता है 2। तो मेरी तीसरी वैल्यू आ गई C 1,2। तीनों वैल्यूज़ का एक वैल्यू टेबल बना लिया, जो जो x की वैल्यूज़ थी वो लिख ली, जो जो y की वैल्यूज़ थी वो लिख ली, और वो ABC लिख लिए। और उसके बाद एक ग्राफ बना के इन सब वैल्यूज़ को उस ग्राफ पे पुट कर दिया। एक फटाफट आपको ट्रिक समझा दो कि ग्राफ में कैसे पुट करते हैं। भाई मैंने देखा x 0 है, तो 0 पॉइंट ये होता है, इस पॉइंट पे रखा क्योंकि x तो 0 कहीं जा नहीं सकता। y 6 है तो इसको सीधा ले गया 6 तक, ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। फिर मैंने देखा कि y 0 है तो 0 यहीं पे है, और x है 3 तो इसको ले गया 3 तक, ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट। फिर मैंने देखा कि x जो है वो 2 है, तो यहाँ से x तक गया 2 तक, और देखा y भी 2 है तो y के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, y तक गया यानी कि 2 तक, तो ये मेरा तीसरा पॉइंट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ऐसे 3 पॉइंट आप पुट करेंगे, बाद में आप इन लाइन को मिटा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। x + y = 4, सबसे आसान। x को 0 माना तो y 4, y को 0 माना तो x 4। फिर मैंने x को 2 माना तो y भी 2 आ गया। भाई अगर x को 2 मान लिया तो ये 2 वहाँ जाके y से मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 4 - 2 y भी 2 आ जाएगा। फिर वही प्लॉट करने का तरीका, x 0 है तो 0 पे रखा, और y 4 तो 4 तक चला गया, ये मेरा पहला पॉइंट। फिर y 0 था तो 0 पे रखा, x तक चला गया 4 तक, ये मेरा दूसरा पॉइंट। x 2 है तो यहाँ से 2 तक गया। फिर y भी 2 है तो y के लिए ऊपर चलना पड़ेगा, ये 2 तक आ गया। सीधी लाइन खींच दी इनके बीच में, ये मेरा ग्राफ बन गया। और लाइन पे ये ज़रूर लिखिएगा कि जो आपने जिस इक्वेशन का लाइन ग्राफ बनाया है वो कौन सी है। और ग्राफ में भी 1 2 3 4 ज़रा ध्यान से लिखिएगा, 1 2 3 4। याद रखिए बेटा, ग्राफ की ना 4 एक्सिस होती हैं इस तरीके से। ये होती है आपकी +x की एक्सिस, ये होती है -x की एक्सिस, ये ऊपर वाली +y और नीचे वाली -y। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है 3x + 2y = 6। तो x को 0 मान लिया, तो 2 0 + 3y = 6। ठीक है, तो 3y बराबर हो जाएगा 6, तो y कितना हो जाएगा 6/3 यानी कि 2। फिर मैंने y को 0 मान लिया, y को 0 माना तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई 3। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया था 0 2, और दूसरा हो गया 3 0। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, सिर्फ 2 पॉइंट से ग्राफ प्लॉट करना। तो मैंने पहला पॉइंट था x 0 y 2, तो 0 पे रखा, y 2 तक गया। फिर y 0 x 3, तो x 3 तक गया, और दोनों पॉइंट्स के बीच में एक सीधी लाइन खींच दी, मेरी लाइन बन गई। अगर आप चाहो तो यहाँ से आपको पॉइंट निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये भी आपका आंसर होगा। ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पे x की वैल्यू है 1.5 और y की वैल्यू है 1, तो आप ये भी कर सकते हैं। ये इसका ग्राफ का सॉल्यूशन होगा, चेक करके देखेंगे तब भी आपको निकल जाएगा कि ये आंसर है। तो बच्चों, ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट तो पूरी हो गई आज की। आज की जो अगली वर्कशीट आई है वो आई है साइंस की। चेक करते हैं, और साइंस की वर्कशीट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की है। क्या कहते हैं वो कहते हैं ज्ञान, हाउ कैन वी नो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एलिमेंट और कंपाउंड, की कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो वो कहती है कि जिज्ञासा दीदी, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स present in it. We can directly find the number of atoms or molecules from their chemical reaction in the equation. We have a new SI unit, mole, for this. There are 6.022 × 10⁻23 particles in 1 mole of any substance. These particles can be atoms, molecules, ions, etc. This number is called Avogadro's number या constant. The mass of 1 mole of substance is equal to its relative number of molecule mass in gram. तो वो कहता है एक मोल जो सब्सटेंस है या जो आयन है इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। यानी कि अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन का मास 1U है, तो 1 मोल को मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल होगा। नाइट्रोजन का मास 14 है, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन 1 मोल बनेगी। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ। फिर आगे वो कहते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन 1 ग्राम हाइड्रोजन या इतने एटम्स। मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, मोल कॉन्सेप्ट का मैंने एक और वीडियो बनाया आज,
इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस डिस्क्रिप्शन से मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो को ज़रूर देखो, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो से आपको ये समझ में आएगा कि मोल एक्चुअली में है क्या, कैसे आप मोल को नाप सकते हो, तोल सकते हो और किस लिए उपयोग होता है मोल, वो उस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। तो 1 मोल सब्सटेंस क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स। 1 मोल एटम्स भी इतने ही होते हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल्स भी इतने ही होते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, और 1 मोल का मास हमेशा फिक्स होता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू द रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास। जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, तो वाटर का 1 मोल 18 ग्राम होगा। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू द एटॉमिक मास मेजर्ड इन ग्राम्स, जो मैंने अभी भी आपको बताया। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ हीलियम, एटॉमिक मास 4, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू 4 ग्राम, 1 मोल हीलियम इज इक्वल्स टू दिस। तो 4 ग्राम में कितने होंगे, 8 ग्राम में कितने होंगे। इन्होंने ना फॉर्मूला नहीं यूज़ किया, मैंने जो आपके लिए वीडियो बनाया उसमें मैंने फॉर्मूला भी यूज़ किया। मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ मोल के फॉर्मूले क्या होते हैं और किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है, तो उस यूजेज के थ्रू आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। इन्होंने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है, डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, देयर आर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट, तो उसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2 32 ग्राम। तो ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ऐसे ही इन्होंने 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस को सॉल्व किया कि एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 48, तो मास गैस का हो गया 28, तो 1 मोल 28 का है, तो 0.5 मोल में कितना होगा, 28 इंटू 0.5 यानी 14 ग्राम। अब पहला क्वेश्चन है डिफाइन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो आंसर आपके सामने है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स ऑफ द सब्सटेंस सच एज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। दूसरा है कैन एवोगैड्रो कांस्टेंट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, क्या डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए एवोगैड्रोस कांस्टेंट डिफरेंट हो सकता है, एक्सप्लेन करो। हम कहते हैं बिल्कुल हो सकता है, मतलब सॉरी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि एवोगैड्रोस कांस्टेंट जो होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है सबके लिए, तभी तो उसको कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है जो कभी ना बदले, इसीलिए वो कांस्टेंट है, क्योंकि उसका जो वैल्यू है वो हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 है। अगला देखिए थर्ड है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ हीलियम। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 24, मोलर मास 4, 24/4 6। नंबर ऑफ मोल का एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। इसमें मैंने वैल्यू डाली क्योंकि नंबर ऑफ मोल तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका था 6, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, ये आ गया नंबर ऑफ एटम्स 36.132 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये फॉर्मूलों को अगर आपको समझना है तो आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे लिंक में डाला है। अगला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू 0.5, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 0.5 लिखा है 0.5, नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल आपको दे रखे हैं 0.5, गिवन मास आपको निकालना है और मोलर मास नाइट्रोजन का होता है 14, क्योंकि क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कैलकुलेट द एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। एटम्स निकालने हैं आप इसके अंदर, कैलकुलेट द मास ऑफ एटम्स, मास निकालना है, सॉरी इसके अंदर मैं एटम्स पढ़ रहा हूँ। कैलकुलेट द मास कैसे निकाला हमने, मास का फॉर्मूला लगा दिया गिवन मास बाय मोलर मास, तो ये हो गया 0.5 इंटू 14 यानी कि 7 ग्राम। पाँचवा और आखिरी प्रश्न है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने, गिवन मास दे रखा 36 ग्राम, मोलर मास वाटर का निकाला लास्ट क्लास में, लास्ट वर्कशीट में सिखाया था। H2O यानी कि 2H प्लस O, 2H हो गए 2 इंटू 1 प्लस O 16 प्लस O 18, तो गिवन मास आपको 36 दे रखा है क्वेश्चन में, और मोलर मास अभी आपने कैलकुलेट किया 18, 36/18 आंसर कितना आ गया 2 मोल। तो ये हो गई आपकी साइंस की वर्कशीट। अगली वर्कशीट की तरफ मूव करते हैं। अगली वर्कशीट आज की है हिंदी की, और आज आपको रसखान जी की जो कविताएं हैं उनके बारे में दिया गया है। तो रसखान जी का जन्म
1548 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति से ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रिज भूमि में जा बसे। 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना स्वभाव समर्पण व्यक्त किया है। तो वो क्या लिखते हैं, सिंपल लिखा है कि मानुष हो तो वही रसखानी ब्रजे बसै, ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चंदो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन, जो खगे हों तो बसेरो करो मिली कलिंद कूल कंदब की डारन। तो एक पैराग्राफ है जिसका मतलब ये है कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यदि अगले जन्म में मुझे मनुष्य जीवन मिला तो ब्रज के गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में मेरा जन्म हो, और यदि मेरा जन्म पशु में हो तो ईश्वर मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे जन्म नंद की गायों के बीच में देना, अर्थात मुझे नंद की गायों के साथ चरने का मौका मिल सके जिसे श्री कृष्ण चराया करते थे। और अगर आप मुझे पत्थर बनाते हैं तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से उठाया था और इंद्रदेव की बारिश से गोकुल वासियों को बचाकर उनका घमंड तोड़ा था। अंत में कवि कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कंदब के पेड़ पर करना जिसके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो श्री कृष्ण की भक्ति में मगन होकर उन्होंने ये सारी बातें कही। तो ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ, तो कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वे इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहते हैं। ईश्वर अगले जन्म में उन्हें ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वे हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं। वे ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील कुजों पर अपना सर्वस्व निछावर करने को भी तैयार हैं। तो बच्चों थोड़ा बड़ा आंसर है, घबराना नहीं और पूरा आंसर लिखना। अगला प्रश्न है कि इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ समझ आया, उन अर्थों को लिखिए। तो बेटा ये अर्थ मैं आपको दिखाता हूँ, अभी अर्थ मैंने लिख रखे हैं। पहले तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है, इसी प्रकार आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने विचारों को लिखिए। तो मुझे अपनी मातृभूमि से प्यार है, हम इसकी धूल में खेलकर इसका अन्न जल पीकर बड़े हुए हैं, अतः हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी मातृभूमि का कर्ज अदा करें। इसलिए जब भी मौका मिलेगा तब मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपना त्याग करने के लिए तैयार रहूँगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरी मातृभूमि का सर नीचा हो। जहाँ तक संभव होगा मैं मातृभूमि के उत्थान के लिए प्रयास करूँगा। अब ये ऊपर प्रश्न देख लेते हैं कि इनका क्या मतलब है। तो इनका मतलब आपके सामने है। पशु का मतलब होता है पशु, मानुष मतलब मनुष्य, ग्वारन तो ग्वाला आपको पता ही है, ग्वारन का मतलब ग्वाला, धेनु काम धेनु आपने सुना होगा गाय, पाहन मतलब पत्थर, खग का मतलब होता है पक्षी, कालिंदी मतलब यमुना को कालिंदी कहा जाता है, और कंदब का पेड़ है जो यमुना के किनारे लगे हुए हैं। तो बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट भी हमने सॉल्व कर ली, इससे पहले साइंस की वर्कशीट भी सॉल्व कर ली थी और सबसे पहले मैथ्स की वर्कशीट भी सॉल्व कर ली थी। सभी वर्कशीट आपकी सॉल्व हो गई है। हम आपको कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए बेटा स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर ऑफ मोल वाली जो वर्कशीट है उसका मैंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है, उसको ज़रूर देखना।